हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे 2023-24 संस्करण का यूपी डीएलएड के विज्ञान का जो है चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। और बहुत ही है ना आराम से एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और जो है विथ फुल एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से तैयार भी हो जाए और इसके अगल बगल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको आराम से तैयार हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप शेयर कर देंगे क्लास को ताकि और मित्र भी जुड़े और वो भी अपनी तैयारी को जांचें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं, ये देखिए विज्ञान का है जो कि तीसरा प्रश्न होता है, ठीक है ना। तीसरा ये पेपर है तो देखेंगे हम। पहला क्या दिया है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखो 2022 में क्वेश्चन आया था, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। जो कूलाम है, कूलाम मात्रक होता है आवेश का। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। और जो बोल्ट है, बोल्ट जो मात्रक होता है ये होता है विभव का। किसका मात्रक होता है, विभव का। और जो सेकंड है ये आपको पता ही होगा, ये समय का मात्रक होता है। तो धारा का मात्रक क्या होगा इसमें से, एम्पियर। मतलब ऑप्शन बा सही होगा। और देखिए धारा को आई से दिखाया जाता है। धारा किससे दिखाते हैं, आई से। आई बराबर होता है Q/T, ठीक है। आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q/T। तो अगर एम्पियर ना दिया हो ऑप्शन में मात्रक तो देखो कि ये Q आवेश होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सी से दिखाते हैं। और T फॉर टाइम मतलब समय होता है, समय का सेकेंड। तो इसका एक अन्य मात्रक भी अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो एम्पियर तो आप कूलाम प्रति सेकेंड भी सही कर सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो सी कूलाम है। और बोल्ट जो है ये विभव का मात्रक है और सेकंड समय का। तो इस वाले ऑप्शन में जो धारा का मात्रक होगा क्या होगा, एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है ना। इसमें ऐसा कौन सा सेल है जिसको हम दोबारा से उसको आवेशित कर सकते हैं, उसमें आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो होता है सीसा संचायक सेल होता है। ऐसा सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल बोलते हैं, है ना। लेड सेल्स होता है। तो इसको हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं। शुष्क सेल को नहीं कर सकते हैं, बोल्टीय सेल को भी नहीं कर सकते हैं, हम डेनियल सेल को भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बा सही होगा दूसरे वाले में भी। चलिए अगला पेज लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन थर्ड, ये सभी 2022 के पेपर में आ चुके हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षक होता है, ये पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि ये जो है गलत है, क्योंकि चुंबक जैसे मान लो एक ये चुंबक है ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो ये होता है चुंबक, इसमें दो ध्रुव होते हैं, है ना, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक में जो चुंबकत्व होता है, यहाँ पे चुंबकत्व ज़्यादा होता है किनारों पर, और बीच में जो होता है चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है। अगर ये पूछे चुंबकत्व कहाँ कम होता है तो बीच में शून्य होता है। अब अगर इस चुंबक को हम तोड़ दें, ठीक है ना, तो जो देखो प्लस प्लस वाला जो होगा, मतलब जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो समान ध्रुव होंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होता है। जबकि इसमें पहले ऑप्शन में क्या दिया है, आकर्षण दिया। ये प्रतिकर्षित करते हैं मतलब दूर हटाते हैं। और अगर यहीं पे अगर एक नॉर्थ पोल को साउथ से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, आकर्षक होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो पृथ्वी बिल्कुल, पृथ्वी जो होती है ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह क्या होती है, चुंबक की भांति पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु को आकर्षित कर लेती है। तो इसमें ऑप्शन बा ही सही होगा। अगला देख लेते हैं और भी। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के अलग अलग ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, गलत होगा। आकर्षण होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर एक प्लस होगा मतलब नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और जबकि विपरीत होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। सॉरी, अगर सेम है तो प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल दूर हटाएगा। और अगर विपरीत है तो क्या करेगा, आकर्षित। तो इसमें कह रहा है कि विपरीत वाले प्रतिकर्षण होता है, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बा सही होगा इसमें, बा तीसरे में। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ये भी 2022 में पूछा गया था। सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं, है ना। सही खाद्य श्रृंखला जो बनती है, खाद्य की श्रृंखला, उसमें आपको टिक करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। घास को गाय खाती है, बिल्कुल। क्या गाय को हिरण खाएगा, तो आप कहेंगे गलत, ये तो गलत हो गया पहले ही। अगला, घास को है ना भेड़िया खाएगा,
भेड़िया को हिरन खाएगा, हिरन को शेर, ये भी गलत है। घास को कीड़ा खाता है बिल्कुल, और कीड़े को चिड़िया खा जाती है बिल्कुल, और चिड़िया को सांप खा जाता है। तो इसमें सही कौन होगा? सा वाला। चौथा में मतलब सा वाला सही होगा, क्योंकि घास सांप थोड़ी खाएगा, तो ये भी चौथा भी गलत है। तो चौथे प्रश्न में मतलब चौथे वाले विकल्प में सा वाला सही होगा। मतलब घास को कीड़ा खाएगा, ये एक फूड चेन बना रहा है, और कीड़ा को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सांप। चलिए आगे अगला पेज लेते हैं नेक्स्ट, और देखिए क्वेश्चन अगला। एक बार आप क्लास को शेयर कर देना ताकि और लोग भी जुड़ें और भी अपनी तैयारी जांचें। अगला, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। जो आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान होता है वो कहाँ होता है, ये हमें बताना है। तो अगर आवर्त सारणी देखें तो आवर्त सारणी में कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे है ना, ऐसे ये इधर होता है, फिर इधर बीच में संक्रमण धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक होता है। ये वाला क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, ये दोनों, ठीक है। ये देखिए ये जो होता है आप पढ़े होंगे। चलिए एक नए पेज पे बना ही देते हैं, आपको समझा देते हैं, है ना, आवर्त सारणी के बारे में। ये देखिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे बनी होती है आवर्त सारणी। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ठीक है। फिर यहाँ 3 से लेकर इधर जुड़े होते हैं ऐसे, फिर इधर बने होते हैं, ठीक है, ऐसे आप देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये होता है, तो ऐसे 18 ग्रुप होते हैं, आप पढ़े होंगे आवर्त सारणी में। ये डी ब्लॉक होता है जो बीच में होता है, इसको संक्रमण है ना तत्व कहते हैं। और ये पहला वाला जो ब्लॉक होता है, पहला और दूसरा, ये एस ब्लॉक को बनाता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डी ब्लॉक होता है। फिर इधर वाला क्या होता है ना, 15, 16, 17, 18, 14, 13 से लेकर 18 तक इधर बनते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ये सभी किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। और एक होता है एफ ब्लॉक, जो कि नीचे आप देखे होंगे टेबल में, दो यहाँ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की सीरीज जो बनी होती है ना, वो होती है नीचे। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखिए हमसे पूछा है कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम होता है, हीलियम ये कहाँ पर होता है? तो हीलियम जो होता है ना, वो क्या होता है, दूसरे पहले ही आवर्त में होता है। दूसरा हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, आप पढ़े होंगे, 2 परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक है। तो कहाँ बनेगा? ये इधर बनता है। पहले में हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम यहाँ पे होता है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है ना, ग्रुप 18 में आता है। तो बताइए किधर होगा? ऊपर की ओर होता है और दाईं ओर होता है। तो ऑप्शन द सही होगा, ठीक है। आवर्त सारणी आप एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आएगी। कैलामाइन का रासायनिक सूत्र है। कैलामाइन का इसमें से कह रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो कैलामाइन है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट कहते हैं इसको, ZnCO3। ऑप्शन सा सही होगा, कैलामाइन का सूत्र ZnCO3। अगला है आरबीसी का जीवन अवधि कम हो जाती है कब, है ना, किस बीमारी में? बीमारियां दी गई हैं, इन बीमारियों में किस बीमारी में जो है आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ये कम हो जाती हैं। तो बताइए क्या होगा? तो ये होता है जो है थैलेसीमिया रोग। थैलेसीमिया में आरबीसी कमी हो जाती है, ठीक है। जबकि खून की कमी से, रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? ब्लड का क्लोट नहीं बनता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि, आरबीसी नहीं कम, आरबीसी की जो, जैसे कि आप पढ़े होंगे, आरबीसी का जो जीवन काल होता है क्या होता है? 20 से लेकर 120 दिन तक होता है, ठीक है। तो ये घट जाता है, हो जाता है, जैसे 20 से 120 है तो ये 10 से 50 दिन हो जाएगा, इतना घट जाएगा। तो ये किस रोग में होता है? तो ये थैलेसीमिया रोग में होता है, ठीक है। जबकि एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में ब्लड की मात्राएं कम हो जाती है, मतलब आरबीसी बिल्कुल घट जाती है, ठीक है। आरबीसी की जब कमी होती है तो उसे एनीमिया कहते हैं, और जब आरबीसी किसी व्यक्ति में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं क्या? पॉलीसिथेमिया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला, और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये देखिए फिर आवर्त सारणी का आ गया, फिर आवर्त सारणी से रिलेटेड है। कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, इधर से बाईं ओर से, ठीक है, लेफ्ट से इधर राइट की ओर जाने पर क्या कह रहा है कि तत्वों की क्या चीज़ इसमें से बढ़ती है या क्या घटती है, ये आपको बताना है। तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं ना, तो जो तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो घटती चली जाती है। समझ रहे हैं ना? क्या घटेगी? क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। जबकि त्रिज्या जो होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तब त्रिज्या बढ़ती है। इसमें कह रहा है बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के जो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो घटती हुई चली जाती है, कम क्षारीय होते चले जाते हैं। अगला, ठीक है, अगला क्या है? 9वां, लैमार्कवाद का
आधार है। जो लेमार्क वाद है आप जैव विकास वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आप, तो उसमें इनका जो आधार था वो क्या है, तो आप पढ़े होंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। क्या होती है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है ना, समीकरण सही नहीं है, ये होना चाहिए था, ये सही है होना चाहिए। रुकिए भी हम बताते हैं क्या होना चाहिए था इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या सही होगा। तो अगर देखें कि कौन सा सही है होना चाहिए था इसमें, ठीक है। देखो आई 1 बराबर क्यू अपॉन टी, ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि एक सूत्र होता है, आप अभी मैंने बताया था, आई बराबर क्यू बटे टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। तो ऐसा ऑप्शन यही पे बा वाले में दिया है, तो बा वाला सही हो जाएगा। जबकि और कोई सूत्र इसमें बना के देखो, अगर टी बराबर निकालोगे तो टी बराबर क्या बनेगा? क्यू बटे आई बनेगा। तो यहाँ तो टी बराबर क्यू इंटू आई दिया है, गलत है वैसे भी। और यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू बराबर 1 बटे टी, ये भी गलत है। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। या फिर यहाँ दिया होता क्यू बराबर आई इंटू टी, तो वो भी सही होता, क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। ये इसी सूत्र से आ जाता है, धारा जो होता है ये, ठीक है ना, आई बराबर क्यू बटे टी होता है। धारा का मात्रा का आप पढ़े भी एम्पियर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले में क्या कह रहा है? इसमें से तृतीय उपभोक्ता है, इसमें से तृतीय उपभोक्ता कौन सा है हमें ये बताना है 11वें में, ठीक है। तो 11वें में तृतीय उपभोक्ता अगर देखें, देखो हरे पौधे कौन खा लेगा? चूहा खा लेगा। और चूहे कौन खाएगा? सांप खा लेगा, ठीक है। और सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा, ठीक है। हरे पौधे कौन खा लेगा? हरे पौधे चूहे खाते हैं। चूहे क्या खाएगा? सांप को कौन खा लेगा? बाज। तो जो तृतीय उपभोक्ता होगा वो कौन होगा? वो होता है बाज। इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन में? बाज होगा, ठीक है ना। देखिए ये तो उत्पादक होते हैं पहले वाले, तो प्रथम उपभोक्ता ये हो जाएगा, द्वितीय सांप हो जाएगा, तृतीय इसमें क्या हो जाएगा? बाज। तो तृतीय पूछा है ना, तृतीय में क्या आ जाएगा? बाज आ जाएगा। क्लियर। अगला उपधातु है, उपधातु बताना है हमें, इसमें से कौन सा है? उपधातुएं वह धातुएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अगर इस ऑप्शन की हम बात करें तो लोहा तो एक धातु में आएगा। सोना भी क्या है? धातु है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ये अधातु है, अधातु में आता है। कार्बन का प्ररूप होता है, लेकिन ये अधातु में आता है, ठीक है, कि धातु में आएगा। तो ग्रेफाइट जो होता है ये चालक होता है, ये धातु में ही आएगा, ठीक है ना। आर्सेनिक, अगर इसमें हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो आर्सेनिक जो है उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या होती है? उपधातु होती हैं। ये इसमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट चालक होता है भैया, चालक, कार्बन का ही प्ररूप है। पढ़े हुए कार्बन के प्ररूप क्या क्या होते हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है ना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत है, किसका है? तो अभी आप ऊपर पढ़े थे, है ना, किसका है ये? तो आपने पढ़ा था लेमार्क का। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, है ना, इससे संबंधित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो नोबेल गैस जो होती हैं, नोबेल गैस मतलब जो लास्ट वाले में ग्रुप 18 में होती हैं, उसी में से होती हैं। तो नोबेल गैस रेडान में काउंट होगी। कौन सी होगी? रेडान। हाइड्रोजन नहीं होगी, क्योंकि इसका ट्रिक होती है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, ये नोबेल गैस में आती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, रेडान होगा। रेडान मतलब ग्रुप 18 में जो गैसें पाई जाएंगी, निष्क्रिय गैसें जिन्हें कहते हैं हम। तो ये है दा वाला सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाफट। ये देखिए अगला है कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो जनित्र होता है, मतलब आप देखे होंगे जनरेटर, ठीक है, वो जनित्र में ही काउंट होता है। तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा लेता है और उसमें विद्युत ऊर्जा बना के देता है। तो जो जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। अगला देखिए, पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि विद्युत को यांत्रिक में नहीं बदलेगा, ये मोटर का काम होता है, मोटर का। चलिए तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 15 में सा सही होगा। जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। अभी आप पढ़े थे, एम्पियर है। देखो 2019 में भी आया था, इसके पहले भी आपने देखा था 22 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसी में से रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और कहाँ से आएंगे? है ना। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का, याद रखना। तो इसमें तो ऑप्शन बा सही होगा 16 में। अगला देखिए, अगला क्या दिया है?
अगला है हेमेटाइट, किसका अयस्क है? तो जो हेमेटाइट होता है लोहे का अयस्क होता है। किसका होता है? हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, याद रखना हेमेटाइट Fe2O3 सूत्र होता है। ठीक है, Fe2O3 हेमेटाइट सूत्र होता है और ये लोहे का क्या होता है? अयस्क होता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न इसमें से मिश्र धातु है। ये 19 में देखो आए, सभी 19 में आए मिश्र धातु। तो मिश्र धातु आप पढ़े होंगे, जिससे जो दो या दो से अधिक धातुओं क्या होती है? मिश्रण होती हैं, वो धातु मिश्र धातु कहलाती हैं। तो देखिए मिश्र धातु किसका होना चाहिए इसमें? तो आप बताएंगे कौन सा? पीतल। पीतल, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किसकी? पीतल। एक ट्रिक होती है पिताजी, क्या होती है ट्रिक? पिताजी, पिताजी, इससे याद कर सकते हैं आप इसको। मतलब जो पीतल होती है वो ताफार तांबा और जाफार जिंक, ये जिंक और तांबे की क्या होती है? मिश्रण होती है। चलिए अगला देखिए, भारत में एनीमिया के क्या कारण हैं? भारत में एनीमिया रोग जो होता है उसके होने का कारण क्या होता है? तो देखिए गरीबी, बिल्कुल। अज्ञानता, बहुत लोग हैं जो कि जो है साक्षर नहीं है तो उनको भी जानकारी नहीं रहती है, जिससे हो जाते हैं। गंदा रहन सहन, इससे भी। तो उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या सही होगा? द सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का क्या कारण है? तो जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, जीन में होने वाले अचानक परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के जनक कौन थे? तो ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन के अगर जनक पूछ ले कौन है तो ह्यूगो डी ब्रिज। और उत्परिवर्तन का कारण क्या होता है? जीन में होने वाला परिवर्तन। जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। और इसके मैंने बताया ना कि इसकी खोजकर्ता कौन है? तो आप बताएंगे ह्यूगो डी ब्रिज नाम है वैज्ञानिक का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा का मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट, है ना। तो बताइए पंखा, पंखा में तो एसी, टीवी में भी एसी का होता प्रयोग। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें धारा का मान क्या होता है? लगातार फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। टॉर्च जो होती है, टॉर्च, इसमें डीसी का प्रयोग होता है। ये लगातार चलती है, नहीं तो एक बार लास्ट में क्या होता है? बैठ जाती है बिल्कुल। कूलर भी एसी पर चलेगा। तो इसमें क्या होगा? टॉर्च। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, तो इसमें टॉर्च ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे और जो जंतु के बीच की कड़ी होती है वो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा होगा। जल्दी से आप पहले बताएं, फिर हम बताएंगे। ठीक है, बताइए। युगलेना होता है। क्या होता है? युगलेना। जो पौधे और जंतु के जो बीच की कड़ी है वो क्या है? युगलेना। वायरस बताओ, वायरस। वायरस किसके बीच की कड़ी होती है? तो आप बताएंगे वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि वायरस है ना, या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम बताएं तो आप बताएंगे वायरस होता है। ठीक है, और युगलेना पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। अगला, चुंबकीय पदार्थ क्या है इसमें से? चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? तो चुंबकीय पदार्थ में लोहा होगा, लोहा। ठीक है, ना तो रबड़ होगा, ना पीतल, ना तांबा। चुंबकीय पदार्थ में कौन होगा? इसमें ऑप्शन में दिए गए में लोहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है जो WRBC होती हैं। RBC जो ब्लड का पार्ट है, आपको पता होगा कि ब्लड जो हमारा होता है रक्त, उसमें दो चीज़ पाया जाता है। एक तो होता है प्लाज्मा, जिसकी मात्रा कितनी होती है? तो 55 से 60%। और दूसरा क्या होता है? वो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब रक्त कणिकाएँ, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं लगभग 45% मात्रा में। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। आप पढ़े होंगे बोन मैरो, अस्थि मज्जा, है ना। जो बड़ी बड़ी जो हमारे अंदर हड्डियां हैं, जैसे कि जांग की हड्डी है, उसमें पाया जाता है बोन मैरो, उसी में RBC का निर्माण होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में किस तंतु का जो धातु होता है, तंतु जो बना होता है, तंतु बोले तो फिलामेंट इंग्लिश में, किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो होता है टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन। याद रखना, इसका जो गलनांक होता है वो होता है, अगर NCERT डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं 3400 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया गया है। तो ये दोनों ही सत्य माने जाएंगे। टंगस्टन की तंत्र का जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बल्ब में यूज होता है। ठीक है, यही रक्त तत्व होकर क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला पेज लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट मतलब एलिसा परीक्षण जो होता है वो किस में होता है? तो एड्स रोग में, आप पढ़े भी होंगे एड्स रोग में।
एड्स का पूरा नाम आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ होता है कि बहुत सारी बीमारियों का समूह। और जो एड्स का जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है, HIV, मतलब ह्यूमन है ना, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अजीब सा नाम है, HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका होता है। और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एलिजा जो परीक्षण होता है ये किया जाता है इसी में। विडाल टेस्ट किसमें होता है, तो टाइफाइड में। टाइफाइड के रोगी में क्या होता है, जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, लगातार जब फीवर होने लगता है व्यक्ति को तो उसे कहते हैं टाइफाइड है ना, जिसको हम इसमें जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं विडाल टेस्ट। अगला, गेलेना किस धातु का अयस्क है, गेलेना जो होता है वो लेड का अयस्क होता है, लेड का। ठीक है, गेलेना का जो सूत्र होता है क्या होता है, PbS। तो ये होता है गेलेना है ना, गेलेना जो है लेड धातु का जो होता है अयस्क होता है, PbS जिसका सिंबल होता है। आगे देखिए, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, तो वातावरण और जो है जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है हमें ये बताना है। तो आप पढ़े होंगे है ना, इकोसिस्टम बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, और खाद्य जाल में तो आपको पता है उसमें एक दूसरे पर व्यक्ति जो निर्भर होते हैं भोजन पर। चलिए आगे हम देखते हैं इसे में। अगला, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। जो शुष्क सेल होते हैं, जो बैटरियाँ होती हैं सूखी वाली है ना, उसमें जो सेल होते हैं उसमें जो एनोड की तरह होता है वो कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट करते हैं। 30 में क्या दिया है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। रुधिर का जो थक्का बनाती हैं उसे हम बताइए क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। अच्छा, इसमें उत्तर भी दिया है पहले से ही, टिक लगा है, भूल गए हम इरेज करने को। प्लेटलेट्स होती हैं, आप पढ़े ना, जो प्लेटें होती हैं जब ये कम हो जाती हैं तो ब्लड का थक्का बनना बंद हो जाता है। यदि व्यक्ति को कहीं चोट लग जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, थक्का अंदर बनेगा नहीं है ना, ब्लड बाहर निकलता चला जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो प्लेटें गिर जाती हैं, आप डेंगू पढ़े होंगे, डेंगू की बीमारी में क्या होता है, प्लेटें गिरने लगती हैं। और जो प्लेट होती है ये ब्लड का जो कणिकाएँ होती हैं, रेत कणिकाएँ, उसी का भाग होती हैं। अगला, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किसने किया था, ये हमें बताना है। तो जो प्राकृतिक चयनवाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विनवाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है ना, इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन बिल्कुल होती है, इसमें भी होती है ना। निष्ठापन जो विधि होती है ये इसमें से दिए गए ऑप्शन में से सांद्रण विधि के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ते हैं तो छड़ में क्या आता है, आवेश आ जाता है। ऐसे आप देखेंगे जब कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो कंघी पर भी आवेश आ जाता है, जिससे वो छोटे छोटे कागज़ को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आता है, कांच की छड़ को जब रेशम का जो कपड़ा हो है ना उसे जब रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ होती है, ठीक है, जो छड़ होती है उसमें क्या आ जाता है, धनावेश प्लस हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, आवर्त सारणी। फिर आवर्त सारणी का क्वेश्चन आ गया। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है ये हमको बताना है। तो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। धात्विकता क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। आप किसी में भी चेक कर सकते हैं। आणविक त्रिज्या घटती है, गलत है, आणविक त्रिज्या भी बढ़ती ही है। सूचालकता घटती है तो ये भी बढ़ेगी, क्योंकि जब धात्विकता बढ़ रही है ना, धातुओं का गुण बढ़ता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी। और घनत्व घटता है, घनत्व बढ़ेगा तो धातु, क्योंकि रेडियस बढ़ती चली जाती है तो धात्विकता बढ़ती जाती है, ये सही होगा। अगला, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। जैव विकास से रिलेटेड जो है इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित वैज्ञानिक कौन है, तो आप बताएंगे लैमार्क भी हैं और डार्विन भी है, दोनों के दोनों हैं जैव विकास संबंधित। लैमार्क और डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ें हैं। अगला देखिए 36, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं, हमको ये बताना है। तो बताइए, समरूप या समवृत्ति रचनाएं, बिल्कुल समजात रचनाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। अभी आपने इसको पढ़ा था, किसने किया था, तो बताइए डार्विन। अभी आप पढ़े थे ऊपर कि प्राकृतिक जो चयनवाद है उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो आप बताएंगे डार्विन ने किया था। चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है, पारिस्थितिकी है ना, तंत्र की, पारिस्थितिक
तंत्र की संरचना के अजैविक घटक क्या है। एक होते हैं जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक। तो हमें इसमें अजैविक घटक के बारे में बताना है। कार्बनिक पदार्थ, जलवायु और अकार्बनिक पदार्थ, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अजैविक घटक है। तो ये सभी होगा इसमें ऑप्शन सही। अगला 39, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक की बार पूछ रहा है। तो जैविक घटक कौन होंगे, तो जैविक घटक बताना इसमें, तो इसमें भी सब सही होंगे क्योंकि उत्पादक जैसे कि हरे पौधे ये जैविक में आते हैं, है ना। ये मांसाहारी, शाकाहारी जितने भी उपभोक्ता हैं, अपघटक और ये अपरद भोजी, ये सभी, तो इसमें भी ये सभी होंगे। ये जैविक के हैं उदाहरण, आप इसको याद कर लेना, और ये अजैविक घटक के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पेज। अगला क्या दिया है, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो आइए देख लेते हैं। उत्पादक, बिल्कुल उत्पादक भी होता है श्रृंखला में, आप पढ़े हो फूड चेन जो बनती है उसमें उत्पादक भी होता है ना। प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, द्वितीय भी होता है, तृतीय भी है, तो ये सभी इसमें हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगला, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती हैं। तो मतलब घास लगे हुए अगर आप उद्यान में आप जाएं तो श्रृंखला को आप देखेंगे तो क्या सही होना चाहिए, इसमें से हमको ये बताना है। तो ये देखते हैं, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली, बिल्कुल गलत, ये गलत हो गया। हरे पौधे चूहे खाएंगे, चूहे से बिल्ली, है ना, बिल्ली। उसके बाद अच्छा ये अलग ही दे दिया है, सांप बाज खाएगा, शेर खाएगा, ये तो इसे भी गलत है। घास व पौधे, है ना, खरगोश खाएगा, घास और पौधे को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। भेड़ और हिरन को कौन खा लेगा, भेड़िया बिल्कुल खा लेता है। शेर को कौन खा लेगा, चीता, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें यही सही होगा, तो ये तो गलत है, सा वाला सही होगा, ऑप्शन सा सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। जैव विकास को हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं किसमें होगा, कौन सा सही होना चाहिए इसमें। जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, ये सही है। अनुवांशिकी द्वारा, ये भी सही है। शारीरिक क्रिया विज्ञान द्वारा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला पेज लेते हैं फटाफट। अगला देखिए क्या दिया है, आधा इसमें कवर कर लेंगे, आधा एक पार्ट और लाएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो आप कहेंगे डार्विन एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है, ये जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत होता है। आगे देखिए, फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो याद रखना कौन है, बीजमान एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने फिलोसॉफी जूलॉजिकल या जूलॉजिक पुस्तक लिखी थी। तो इनके बारे में आप याद कर लेंगे। अगला, अभी मैंने बताया था इस प्रश्न को ऊपर ही, जहाँ उत्परिवर्तन आया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हमको ये बताना है, जल्दी से बताएं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप कहेंगे ह्यूगो डी ब्रिज। ऊपर हमने बताया था ना अभी कि ह्यूगो डी ब्रिज है उत्परिवर्तन के जनक, या सिद्धांत किसने दिया था, ये है। चलिए आगे देखते हैं अगला पेज जल्दी से, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साल में किया गया, मतलब किस वर्ष में किया गया था, हमको ये बताना है। तो इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया गया था 1935 ईस्वी में। कब किया गया था, 1935 ईस्वी में किया गया था। खनिज पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, हमको ये बताना, जल्दी से फटाफट देखते हैं हम। तो खनिज पृथ्वी तल पर पाए जाते हैं, भूपट्टी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं। तो 47 में 10 सही हो जाएगा, इन सभी में, पृथ्वी के तल पर भी, भूपट्टी में भी, समुद्र में भी, तो सब सही हो जाएगा। अगला 48, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। संचारित का मतलब आपको पता, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो बताइए, है ना, कौन सी वस्तु। तो खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ आप रख दें तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे आप देखते होंगे उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लगता जाता है और वो नष्ट होती चली जाती है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से, ठीक है। थोड़ा आप तेज़ पढ़ाएंगे क्योंकि समय हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ा देंगे, समय कम लगेगा, पता है आपको। देखिए, बॉक्साइट किसका एस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का एस्क है। किसका एस्क होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। लोहे का नहीं होगा, लोहे के क्या होते हैं, कापर पायराइट है ना, सॉरी कापर पायराइट नहीं, हेमेटाइट होता है ना, लोहे का एस्क हेमेटाइट। और कापर का तो कापर पायराइट, कापर ग्लांस, ये सब होते हैं। अगला 50, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। तो इसमें से बताना है हमें कौन सी विधि सांद्रण की विधि नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो विधि होगी ये होगी आपकी निस्तापन जो विधि होगी, क्योंकि फेन प्लवन, चुंबकीय और गुरुत्वीय पृथक्करण ये सांद्रण के अंतर्गत ही आती है। अगला 51,
भट्ठी के भाग हैं, परावर्तनी भट्ठी में क्या क्या पाया जाता है हमको ये बताना है इसमें जल्दी से। तो अग्नि स्थान जहाँ पे आग जलाया जाता है, बिल्कुल। भट्ठी का तल ये भी होता है, चिमनी भी होती है, तो ये सभी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। परावर्तनी भट्टी में जो भर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है ये हमें बताना है। टिन स्टोन, इसका भी हो सकता है भर्जन। पीबीएस गैलेना लेड का भी होता है ना। गैलेना किसका है? इसके लेड का है, इसका है। अगला कापर पायराइड का भी होता है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी इसमें सब सही है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से। अगला 53 नंबर, धातुएं होती हैं ऊष्मा की। बताओ धातु जो है ये ऊष्मा की क्या होती है? तो बताइए, ये तो बड़ा सिंपल है। क्या होता है? सुचालक की कुचालक? तो आप कहेंगे सुचालक। धातुओं में आराम से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर चली जाती है। अगला, धातुओं का भौतिक गुण है, फिजिकल गुण क्या होता है, धातुएं कैसी होती हैं ये बताना है। चमकदार होती हैं, बिल्कुल। कठोरता होती है, बिल्कुल। आघात वर्धनीयता होती है, बिल्कुल। तो ये सभी सभी होती हैं, है ना। चमकदार, धातुएं में चमक होती है, बिल्कुल। जैसे सोना है, चांदी है, धातु है, चमक है। कठोरता भी होती है, जैसे कि आप देखे हैं, है ना, लोहा है। आघात वर्धितना है, मतलब इसको हम पीट कर क्या बना सकते हैं, इसकी चद्दर बना सकते हैं हम। अगला, अयस्क के रूप है। अयस्क के रूप कैसे कैसे होते हैं ये हमको बताना है। तो जो अयस्क के रूप हैं वो ऑक्सीकृत भी होते हैं और हैलाइड भी होते हैं। तो आ और बा दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 55 में सा। 56 देखो जल्दी से। खनिजों के रूप है, तो खनिज के हमें रूप बताना है। तो खनिज के रूप में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन और ये सभी, तो सब सही होगा, मतलब तीनों सही है, इसलिए 56 में ऑप्शन दा सही हो जाएगा। लास्ट पेज देखिए, लास्ट पेज जल्दी से। 57 नंबर, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी से प्राप्त अयस्क जो होते हैं उसमें जो अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे होते हैं जिन्हें हम कम खर्च में आसानी से प्राप्त कर सकें। क्यों? यही तो होते हैं। तो हमें बताना है कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों के मिश्रित अशुद्धियाँ जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अमलगम नहीं, जारड़ नहीं, निस्तापन ये तो विधि है। अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्री। तो अगर अधात्री की परिभाषा पूछ ले तो आप कहेंगे पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियाँ जो होती हैं, है ना, जो पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं अयस्क, जो उनमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं मिश्रित, उसे अशुद्धि को हम कहते हैं अधात्री। ठीक है। अगला, धातु निष्कर्षण की विधि है। तो धातुओं का हम निष्कर्षण किस विधियों द्वारा इसमें से कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो आसवन विधि, बिल्कुल। द्रवण विधि से भी कर सकते हैं, है ना। खरपरट विधि से भी कर सकते हैं और उपरोक्त सभी, मतलब तीनों सही है तो उपरोक्त सही सभी, मतलब ऑप्शन दा सही हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, पीतल में। अभी मैंने आपको इसको याद कराया था ट्रिक से ही, है ना। तो बताया था क्या? पिताजी। हमने क्या बोला था? पिताजी। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मिश्र धातु होते हैं ना पीतल, तो इसमें कापर और क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पिताजी से आप याद कर लेंगे मिश्र धातु। पीतल, तापर, है ना, काम, इसको तांबा होगा यहाँ पे। तांबा मतलब कापर और जी मतलब जिंक। तो इसमें होता है कापर और प्लस क्या होता है? जिंक होता है। और किसकी? पीतल में। पीतल जो होती है मिश्र धातु है। पीतल किसकी किसकी? कापर और जिंक की मिश्र धातु होती है। तो लगभग हमने इसमें 59 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए, है ना। टोटल 100 लगभग 10 या 12 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लगभग सभी प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया, है ना। क्योंकि जैसे कि धारा आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। धारा के बारे में हमने डीपली समझा। फिर चुंबक आया तो चुंबक के बारे में समझा। ऐसे बहुत खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन के बारे में समझा, है ना। आवर्त सारणी के बारे में बताया। अच्छा, आप ये बताएंगे सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी, है ना। तो आप बताएंगे सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी, ये बताएंगे आप कमेंट में। और ये बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, जो है ये किसने दी थी। ऑप्शन आपको दे दें हम, है ना, किसने बनाई थी। तो आप बताएंगे आप ही, हेनरी मोजले। ठीक है। और ये बताएं आप कमेंट में कि कुल कितने तत्व हैं, मतलब आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं प्रेजेंट में। कमेंट करके आप ये भी बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमसे कनेक्ट रहे, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, है ना। तो सेकंड पार्ट में भी जो बचे हुए हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद अति लघुत्तरी जो प्रश्न आएंगे उनको कवर करेंगे। फिर अति लघुत्तरी के बाद जो दीर्घ हो गए, दीर्घ में भी हम वही पढ़ेंगे जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, है ना, उसको पढ़ेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और अच्छे से आप बढ़िया से तैयारी कर लें। कोई दिक्कत होगी कमेंट में बताना, और कहीं अगर हमसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए सॉरी है ना। कमेंट करके बताना, उसको हम सही करेंगे यदि, है ना, जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से आप कराएंगे। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।